नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली धमाके को लेकर के एक तरफ जांच जो है वो चौतरफा चल रही है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और नए खुलासे जब सामने आ रहे हैं तो तफ्तीश जो है और ज्यादा यहां तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, जानकारी जो सामने आ रही है उसके हिसाब से जांच एजेंसियों को अब एक और बड़ा सुराग हाथ लगा है। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क को लेकर के बड़ा दावा सामने आया है। जांच टीम का कहना है कि शाहीन का कानपुर में एक महिला विंग सक्रिय था, एक्टिव था, ये पूरा नेक्सस रेडी था, महिलाएं इसमें शामिल थी। इसमें तकरीबन 19 से ज्यादा महिलाओं के जुड़े होने की जानकारी मिली है। और साथ ही आपको बता दें, एजेंसियों के अनुसार जब इन महिलाओं को लेकर के तलाश शुरू की गई तो सभी के मोबाइल फोन जो है अचानक से स्विच ऑफ मिले। ये नंबर बंद क्यों थे? ये नंबर जो है कानपुर और आसपास के इलाकों में एक साथ स्विच ऑफ हुए। अब शक की जो सुई है इसके बाद और भी ज्यादा गहराती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इन महिलाओं से शाहीन का क्या काम था और शाहीन क्या काम करवाने वाली थी। जांच टीमें फिलहाल इन सभी नंबरों और उनकी गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है और दावा किया जा रहा है कि उसका टारगेट यही था कि भारत में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आतंकी ग्रुप्स में जोड़ा जाए। इसी कड़ी में जब जांच करते करते एटीएस और एनआईए की टीम कानपुर पहुंची तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। महिला विंग को लेकर के अब जांच एजेंसी जो है आगे पड़ताल शुरू कर चुकी है। और ऐसे में अब आपको जानकारी जब हम दे रहे हैं कि किस तरीके से शाहीन जो है ये फीमेल्स का एक नेक्सस चला रही थी, और ये जानकारी साथ ही साथ ये भी मिल रही है कि कानपुर में सबसे ज्यादा सक्रिय शाहीन थी। और अब चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से आतंक का जो चेहरा है वो बेनकाब किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो एनआईए की टीम और जांच एजेंसियां जो है जिनकी पड़ताल कर रही है। और शाहीन को लेकर के एक एक खुलासे दिन ब दिन जो है सामने आ रहे हैं। 19 ऐसी महिलाएं जो शामिल है वो किस तरीके से इसमें शामिल बताई जा रही है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि जो सुराग मिल रहे हैं मोबाइल फोन्स को लेकर के, सीटीआर को लेकर के, अब वो क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। अब मेरे साथ मेरे जो पैनल से आपको अवगत करवा दूं, सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है हुसैन जावेद, पत्रकार, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा हुसैन जावेद जी आपसे ही रहेगा। ये जो शाहीन का नाम सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि शाहीन कई और महिला जो लोग हैं महिलाओं को शामिल करने की कोशिश कर रही थी। आपके सरहद पार इसी तरीके से हरकतें की जाती हैं क्या, या महिलाओं को आगे टारगेट बना करके इस तरीके से करवाया जाता है क्या? मादा नहीं है क्या? जी ऋतु जी, आई होप कि आपको मेरी आवाज साफ आ रही होगी। बिल्कुल बाबुलंद आपकी आवाज आ रही है, बात फरमाइएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जनरल साहब को भी सलाम। देखें, अब एक ऐसी खातून है जो बकायदा ठीक ठाक पढ़ी लिखी हैं और उनका मतलब वो शाहीन साहब है, उनका ताल्लुक अब पाकिस्तान से तो है नहीं, ये तो आप भी खुद जानती हैं, उनका ताल्लुक इंडिया से है। और ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा एक तरह की ताल्लुका जैश से नहीं है। देखिए जैश, अब मैं इसमें वही बात कहूंगा, ये तो आपकी हुकूमत का जैश से नहीं है, ताल्लुकात जैश से नहीं है उसके। आप क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ या ना? जवाब दोनों में से एक ही होगा। ये देखें, आपकी अपनी शहरी है, आपके पास उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये कोई इतनी कोई हमारे पास तो इंफॉर्मेशन है, तभी तो सवाल आपसे दागा है मैंने, तभी तो सवाल पूछा है। हमारे पास तो पुख्ता जानकारी है। हम तो कह रहे हैं कि जैश की है, महिला विंग कमांडर थी, यहाँ पर दिल्ली में भारत में सक्रिय थी। देखें, हाँ बताइए ना रितु जी, जरा बात करने थे। मैं सिर्फ यही कहूंगा, अगर आपके यहाँ इस तरह एक पढ़ी लिखी खातून इस तरह की आतंकवाद की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो ये आपके लिए परेशानी की बात हो सकती है, इंडियन समाज के लिए परेशानी की बात हो सकती है। नहीं सर, दो हाथ हमेशा करते आए और ऐसे डिफ्यूज भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे सरहद पार से इसी तरीके की साजिशें करते रहिए। सर माथुर सर हमारे साथ जुड़े हुए। माथुर सर अब जवाब देंगे। बात तो पूरी करने दीजिए ना। वापस आऊंगी, पूरे 1 घंटे की डिबेट है, डिस्कशन
डिस्कशन लंबी है सर, आपसे और भी सवाल लूंगी मैं। माथुर सर ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा फेलियर है, हमारे देश से जुड़े हुए हैं, शाहीन हमारे देश में थी तो हमें लिहाजा इसका केयर करना चाहिए था, हमें देखना चाहिए था कि इस तरीके की जो पढ़ी लिखी खातून है वो कैसे यहाँ पर इस तरीके की हरकत कर रही है। सर ये जो बात कहते हैं, ये जो कहते हैं और जो करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस होता है। जय हिंद ऋतु। देखिए बिल्कुल हुसैन जावेद साहब को भी सलाम मेरा। मैं उनको बहुत उनकी उनकी इज्जत करता हूँ। अच्छे तरीके से यहाँ पर बातचीत करते हैं। मैं दो तीन बातें बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। ये कहाँ की हैं, कहाँ की नहीं है। अभी जो जैश ए मोहम्मद का काम करने का तरीका है, देखिए सबसे जरा जो फंडामेंटल बेसिस जहां से शुरुआत है वो ये है कि जैश ए मोहम्मद को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतना जबरदस्त नुकसान हुआ था कि उनको पता नहीं पड़ रहा है कि वो उससे निकल करके कैसे आए। सैकड़ों टेररिस्ट मारे गए थे। पूरा उनका जो जो टेरर नेटवर्क है भावलपुर में वो पूरा समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद से वो एक डेस्परेशन में अपने आप को, आज से पहले देखिए ऋतु, जो जैश ए मोहम्मद का यह था कि वो खातूनों को, लेडीज को इसमें शामिल नहीं करते थे। ये अब उन्होंने निर्णय लिया है। उन्होंने उनके स्पीचेस हैं, ये सब जानते हैं, जावेद साहब भी जानते हैं इस बात को। और उन्होंने ये कहा है कि जो शहादत देने का हक महिलाओं का भी है, ये भी। उसकी वजह यह है कि उनको अब महिलाओं को रिक्रूट करने की जबरदस्त आवश्यकता पड़ गई है। सवाल माथुर जी कंप्लीट कीजिएगा मेरा सवाल इसको लेकर के। तो मैं उस वजह से उन्होंने लेडीज का एक विंग बनाया। उसके ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, जावेद साहब इस बात से वाकिफ हैं। ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, पाकिस्तान से चल रहे हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं। 500 पाकिस्तानी रुपए उसकी फीस है। तमाम चीजें हमको फैक्ट हैं, पता है उसको। और उसी जाल का हिस्सा देखिए, जब आप आईटी को या एआई को और इस प्रकार से इस पूरी चीज को टेरर के अर्थ में शामिल कर लेते हैं तो वो टेरर जो है वो वैश्विक रूप धारण कर लेता है। आज एक एआई का, और जो एआई और आईटी की जो डेवलपमेंट जो मदद हुई है उससे लोग अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे लोग अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर एक देश है जो कि उसी आईटी का, उसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का फायदा उठा करके उससे पूरे वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है वर्ल्ड वाइड। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। पाकिस्तान ये जो नेटवर्क बन रहा है, ये वर्ल्ड वाइड आतंकवाद का नेटवर्क बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अब जहां तक सवाल इसका है कि ये शाहीन जो है, डॉक्टर शाहीन, वो यहां पर हैं, ये उनकी प्रॉपर मेंबर जो जिसे कहते हैं जैश ए मोहम्मद की एक आउटलेट है भारत में। और उसी के हिसाब से वो भारत में जैश ए मोहम्मद के लिए रिक्रूटमेंट प्लान कर रही थी, उसको रिक्रूटमेंट को बढ़ा रही थी। और ये जो पूरा नेटवर्क है, सिर्फ वही नहीं है, जो पूरा एंटायर नेटवर्क जो बना हुआ है उसका पूरा केंद्र जो है वो जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में है। इसमें कोई आयोटा भी डाउट की जैश ए मोहम्मद भी है, अजहर भी है। ये कहा जाता है कि इसके साथ साथ अब अजहर की सिस्टर भी इसमें जुड़ गई है, उसकी बहन भी जुड़ी हुई है। उसकी बहन महिला विंग को लीड कर रही है सरहद पार से। सर सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि साइलेंट नेटवर्क की बात होती है, कहा जाता है कि एक अंडर करंट रहता है, अंडर द टेबल चीजें चलती रहती है और हमें जानकारी नहीं होती है। हमारे आसपास ही ऐसे व्यक्ति बैठे होते हैं, स्लीपर सेल्स के उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ, ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि उनके व्हाइट कॉलर का जो एक तरह से कहा जाता है लिहाज किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर थी शाहीन। ऐसे में सर आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या बड़े कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो मामला सामने आया है एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पर भी सामने आया है, जिससे कि ये सुनिश्चित अब किया जाना चाहिए कि अल-फलाह जैसी यूनिवर्सिटीज हो या कानपुर में जो यूनिवर्सिटी हो, वहां पर प्रॉपर कहा जाए तो सर्च होना चाहिए और वहां पर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आपका ताल्लुकात कहां से है, कहां नहीं है, स्पेशली टीचर्स को। सर बिल्कुल ऋतु, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरी बात ये होती है कि जो भी इस प्रकार का जो डाउटफुल सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटीज बढ़ करके आ रही हैं, उनको मॉनिटर करके, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको साइडलाइन करने की जरूरत है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है कि हमको एजुकेट करने की जरूरत है लोगों को। उनको बताना चाहिए कि सरहद पार से लगातार
आपको मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है जिहाद के लिए। ये पाकिस्तान की सेना वो सेना है जहां पर के उनके सेना के जो स्पोक्स पर्सन है वो खुद मानते हैं कि जिहादी ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना, वायुसेना, नौसेना की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके खुद के असीम मुनीर और उनके जो जनरल चौधरी हैं, इन लोगों ने खुलेआम कहा है कि जिहाद हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और ये जो चीज है इसको बताने की आवश्यकता है। हमको अपना साइबर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को ठीक करना पड़ेगा। कोई भी डाउटफुल गतिविधि है उसको बहुत सही प्रकार से मॉनिटर करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी संस्था चल रही है जो कि जहां पर विशेष प्रकार का वो आ रहा है विदेशों से, और कई ऐसी जगहों से फंडिंग वहां की हो रही है जहां से कि आपको शक की गुंजाइश है, तो उनको नोटिस करने की आवश्यकता है। जो हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर, ये जो टू एंड फ्रो मोमेंट होती है, अगर हम कहें टर्की इसमें शामिल हो जाता है, दुबई शामिल हो जाता है, और ये जो हैंडलिंग का तरीका है इनका, जो ये नेक्सस को एक्टिवेट करते हैं, ये तरीका जानते हैं कि पाकिस्तान में बैठकर करेंगे तो कहीं ना कहीं बेनकाब हो जाएंगे। ये चले जाते हैं, दूसरे देशों का सहारा लेते हैं, वहाँ से एक्टिव करते हैं, वहाँ से हैंडलर्स इनके रन करते हैं, और जब इनसे पलटकर सवाल पूछा जाता है ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कोई कहा जाए तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो सर ये भी डर है क्या? ये भी एक डर माने हम? रितु, इनके कहने से कुछ ये जानते हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होता। तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसने बनाया, तालिबान किसने बनाया, जैश ए मोहम्मद किसने बनाया, लश्कर तैयबा किसने बनाया, हिजबुल मुजाहिदीन किसने बनाया, और ये तमाम सांप जो इन्होंने बनाए हैं खुद मानते हैं। इनके मंत्री लोग इंटरनेशनल चैनल्स पर जाके बोलते हैं 30 साल से हम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। इनको सब पता है। आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं रितु, 1 मिनट और दीजिए, कि ये वजह ये रही है कि उनका एक ही पूरा पाकिस्तान का जो फोकस रहा है वो फोकस एंटी इंडिया रेटोरिक उनका फोकस रहा है। उसकी वजह से पाकिस्तान जिस प्रकार की प्रगति करना चाहिए था वो नहीं कर पाया है। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कहां है, उनकी आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, FATF किसके ऊपर किसको ग्रे लिस्ट में डाल रहा है, मैचेस कहां पर नहीं हो रहे हैं, और 25 बार IMF से बेल आउट किस देश को मिला है, ये तमाम चीजें जग जाहिर हैं। इसमें किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया जानता है। यही है कि उन्होंने अपना जितना भी सेट्स हैं, जितना भी फोकस है, उसको आतंकवाद को बढ़ावा देने में उसको कॉन्सेंट्रेट किया है। फोकल पॉइंट ही वही है सर, इनका फोकल पॉइंट ही वही है। ये फोकस उसी पर करते हैं, आतंकवाद को परोसा जाए, दुनिया भर में कैसे परोसा जाए, दुनिया भर में कैसे कहा जाए तो एक तरह से अस्थिरता बनाई जाए, स्टेबिलिटी ना हो किसी दूसरे देश में, स्पेशली भारत को लेकर के तो साजिश इनके यहाँ पे चलती ही रहती है। शिवदान सर बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। शिवदान सर अपने पॉइंट को रखिएगा। साथ ही सवाल ये भी है कि जो साइलेंट अंडर द टेबल ये जो लोग चलते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करने को लेकर के क्या प्रोसीजर अब जो हमारी एजेंसियों को करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े लूप होल के तौर पर सर ये आ रहा है सामने। अब देखिए शाहीन का नाम सामने आ रहा है, साथ ही साथ 19 और मोबाइल फोन्स जिनके रिकॉर्ड्स निकल रहे हैं, जिनके फोन बंद हो चुके हैं, ऐसी फीमेल्स जिन्हें चेक नहीं किया गया होगा, उसी का ये नतीजा है कि आज ये स्लीपर सेल्स के तौर पर सामने आ रही हैं। सर देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ जब से वो 4 लड़ाइयां हार चुका है भारत के विरुद्ध जी, तो उसने हमारे खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर, जिसको परोक्ष युद्ध कहते हैं, वो शुरू की हुई है। राइट। तो इसलिए पाकिस्तान एक तरह से हमारे खिलाफ परोक्ष युद्ध लड़ रहा है, प्रॉक्सी वॉर। पहले मैं जनरल साहब की बात में एक ऐड करना चाहता हूं कि 80 के दशक में जब पाकिस्तान को अमेरिका ने इस्तेमाल किया रूसी सेनाओं के विरुद्ध अफगानिस्तान में, तो उसके बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी फैक्ट्री के रूप में बना लिया, और पाकिस्तान में इस वक्त फुल फ्लैश तरीके से खाली आतंकवाद नाम की फैक्ट्री चल रही है। इस फैक्ट्री में जब उनका काम अफगानिस्तान में खत्म हो गया तो उन्होंने अपना रुख भारत की तरफ किया, और भारत के विरुद्ध इन आतंकवादियों को पहले पंजाब में भेजा, पंजाब से जब ये पूरी तरह को खत्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर में भेजा, जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया, तो अब इन्होंने देश के सारे हिस्सों में इसको फैलाना शुरू कर दिया है। जैसे लाल किले पर इन्होंने जो हमला किया था, उस हमले का उसका एक यही था कि हमारे देश में किस तरह से पूरे देश में अशांति फैलाई जाए, जगह जगह धमाके कराए जाएं, और पूरे देश में जो हमारी सांप्रदायिक एकता है, कम्युनल हार्मनी है, उसको बिगाड़ा जाए। तो ये जो एफर्ट है पाकिस्तान का, वो भारत की जो नेशनलिस्ट जनता है, राष्ट्रवादी जनता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होने देगी। नंबर 2,
मैं बताना चाहता हूं कि ये शाहीन जैसी लेडीज जो क्वाइटली ऑपरेट कर रही थी, इनको अभी क्या है कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है उसको ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो कन्वर्सेशंस होते हैं, जो बातचीत होती है, टेलीफोन से कांटेक्ट करते हैं अपने आकाओं को, पाकिस्तान में बैठे आकाओं के साथ में, और इस तरह की जो कन्वर्सेशन जो चलती है आतंकवाद वाली, उनको आप साइबर के को मॉनिटरिंग करके ही आराम से पकड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो ग्राउंड लेवल पर वर्कर हैं सिक्योरिटी एजेंसीज वाले, उनको जो भी डाउटफुल एक्टिविटी की नजर आती है, उसको पूरी तरह मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में जो चालू कर रही थी, आप इमेजिन करिए उसने कितना जरा फाइनेंशियली रेगुलेटरी की। आज के पेपर में आया है कि 437 करोड़ उसने लोग स्टूडेंट्स से वसूल किए हैं, और तरह तरह के आतंकवादी वहां पल रहे थे। तो हमारे ये जानना चाहता हूं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को ये बात पहले क्यों नहीं पता लगी, क्यों नहीं इसके ऊपर नजर रखी गई। तो इस तरह से हमें सर ये बहुत ये मैं यहाँ पर कबूलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ऐसी जो चीजें हैं या ऐसी महिलाएं जो समाज में सामने आ रही हैं, जो अपने देश का खाती हैं, भारत का खाती हैं और छेद भी उसी थाली में करती हैं, इन्हें पकड़ा जाना चाहिए, इन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए, चाहे वो महिला हो, फीमेल होना कोई बैरियर नहीं होना चाहिए इस तरीके की सर्च को लेकर के। वापस आपके पास आऊंगी सर, लेकिन हुसैन सर मुझे ये बताइएगा, हमारे भारत में तो ऐसा होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है या हमारे पास जो लोग हैं या मैन पावर है, वी यूज इट फॉर अ कॉज, हम उसे यूज करते हैं यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के विकास के लिए। सर हमारे देश की जो आप उन्नति देख रहे होंगे इस वक्त, हम चांद तक पहुंच रहे हैं, वहां पर किस तरीके से हमने डंका लहराया हुआ है, चाहे आप बात करें खेल की, हर एक जगत में इस वक्त हम लोगों ने परचम लहराया है। लेकिन सर अगर पाकिस्तान की बात करें तो दूर दूर तक ऐसा मुझे नजर नहीं आता है। आप लोगों के तो रिसोर्सेज ही यूज होते हैं आतंकियों को पैदा करने में, उस बीज को रखने में, कि किस तरीके से आप जो है अजहर को ज्यादा फैसिलिटीज दे पाए, अजहर इतना अमीर हो जाएगा, अजहर ये कर देगा, मोहम्मद ये कर देगा, फलाना आतंकी ये कर देगा, और भारत के खिलाफ साजिश कैसे होगी। तो आपका तो रिसोर्स का जो कहा जाए जो खपत होती है वो इसी में होती है ना सर, आप तो इसी में पैसा लगाते हैं। पहले तो गधे बेचते हैं, गधे बेचकर पैसे आते हैं, उसके बाद आप उसमें लगा देते हैं कि भैया भारत के खिलाफ साजिश करो खुलकर, राइट? देखिए रितु जी, मैं आशा करता हूं कि जितने तहम्मुल से आपने जनरल साहब को सुना, फिर कर्नल साहब को सुना, उसका आधा वक्त भी मुझे मिल जाए तो मैं समझता हूं कि आज के शो में मेरी पार्टिसिपेशन कामयाब हो जाएगी। अरे सर बोलिए ना, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बुलाया जी मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये आपकी अपनी निगाह है, आपका अपना परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में, उसको बदलने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता है कि पाकिस्तान में दो ही बंदे हैं, एक हाफिज सईद है और एक अजहर है। हमारे यहाँ ना इन पे कोई बात की जाती है, ना हमारे समाज पे ये असरअंदाज होते हैं। तो हमारा पाकिस्तान तो इनसे बहुत ऊपर है, हमारी ये कोई आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं। और रही बात, आपने अभी बात की कि आप चांद पे पहुंच गए, आपने तरक्की की है, अच्छी बात है, हम तो बिल्कुल इस बात पे खुश होते हैं कि हमारा हमसाया जो अगर वो चांद पे पहुंचा तो हमारे लिए भी फख्र की बात है। लेकिन एक ही सांस में आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत पीछे रह गए। बार ये आज की डिबेट नहीं है। मैं आपकी इजाजत से कुछ फैक्ट्स इस टॉपिक के हवाले से सामने रखना चाहूंगा। ये तो आपकी मैं फैक्ट्स आपसे लेके ही जाऊंगी आज इस डिबेट में। मैं चाहती हूँ आप बताएं पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ा है, बताइए सर। चले उस पे तो बात होगी, लेकिन जो आपका टॉपिक है ना डॉक्टर शाहीन के हवाले से, मेरे इस हवाले से आपके पैनल से सवाल है, अगर आप मुझे इजाजत दें। पहली बात तो ये कि देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जिस यूनिवर्सिटी में ये काम कर रही थी वहां पे अमोनियम नाइट्रेट का भंडार पड़ा रहा, किसी को खबर न हुई, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। दूसरी बात, मैंने ये सुना कि इनके पास 3 पासपोर्ट थे। अच्छा। उस पे ये सफर करती रही, तो आपका इमिग्रेशन चेक क्यों नहीं कर सका? जहां एक पासपोर्ट भी रखना इतना मुश्किल होता है, ये 3 लेके सफर करती रही। फिर ठीक है, अभी आपको मैं काउंटर करूंगी तो आप फिर वही बोलेंगे कि मैं बीच में टोक रही हूँ। अब आप सुनिए, ठीक है, आपकी बात कंप्लीट कीजिएगा, इसी में ऐड ऑन कर लीजिए ना। जब डिस्कशन कर रहे हैं तो वाद विवाद तो होंगे ही ना सर, अब ऐड ऑन कीजिए इसमें। ये आपने कहा कि 3 पासपोर्ट थे, लेकिन जब अब नाम जैश का सामने आ रहा है, आपकी एजेंसीज ने आइडेंटिफाई किया, चेक किया कि किस तरीके से आता है। और मसूद अजहर की बहन जो कहा जा रहा है कि शाहीन को हैंडल कर रही थी, आपने चेक करवाया उसको? हम लोग करवा लेंगे सर, मैं दोबारा से कहूंगी, मैं ये ओपनली कह रही हूँ, हम चेक करवाएंगे उनके पासपोर्ट को। आप करवाएंगे सर जैश मोहम्मद को, आप करवाएंगे मसूद अजहर की बहन को चेक करवाएंगे? मैं आपको
रितु जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें मेरा आखिरी पॉइंट रह गया था कि जहां बोलिए इनके पास बोलिए तीन बोलिए, तीन बिल्कुल। पासपोर्ट, इनके पास 7 बैंक अकाउंट्स थे जिनमें 1.5 करोड़ के करीब थी रकम। अब आप मुझे बताएं कि इनके बारे में भी आपको तफसीलात पता चल नहीं सकी। और सबसे अहम बात, ये तो कहा जा रहा है कि इन्होंने 3 बार पाकिस्तान का सफर किया, अच्छा। लेकिन कोई तफसीलात नहीं है कि जनाब की पाकिस्तान कब कब गई, कितने दिन रही, ऐसी कोई इतला नहीं। तो मैं तो हैरान हूं कि आपका इमिग्रेशन, आपकी एजेंसीज और जो इतनी ज्यादा ट्रांसैक्शन हो रही है, इसको कोई चेक नहीं कर सका। इस पे तो सवाल उठते हैं। और रही बात ये, आपका सवाल, अब आपका सवाल है कि जी हमारे जो वो मतलब वो जो है अजहर है, उसकी बहन ने एक महिला संगठन बनाया, जो मैं कम से कम हमें तो पाकिस्तान में दिखाई नहीं देता। चलिए आपने सर, तो ये इसी भी कह दिया बहाने कि आपने एक्सेप्ट तो किया कि हमारे अजहर है ना, अजहर जी आपके जो हैं ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ना मैं बहुत खुश हूँ, आज की डिबेट आपने शुरुआत बहुत अच्छी की है सर, आपने एक्सेप्ट कर लिया है अजहर आपके। ठीक है ठीक है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि जो अजहर की बहन है वो यहाँ पे बकायदा चंदा चला रही है, हर घर में जाके 500-500 रुपया इस तरह से मांग रही है। ठीक है, हाँ। मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर एक बड़ा शहर है, जैसे आपका दिल्ली बड़ा शहर है। हमने नहीं सुना कि कोई इस तरह की खवातीन आ रही है और वो 500-500 रुपया मांग रही है। लाहौर में क्या, पूरे पाकिस्तान से नहीं सुना है। तो आई थिंक ये तमाम बातें जो ना बिल्कुल एक कहानियां लगती हैं। अच्छा। आपको अपने शहरियों की जांच सर खुद करनी चाहिए, कहानी, आपका मैकेनिज्म सपने, अगर मौजूद है गीदड़ उसको बेहतर भभकी, होना चाहिए। ये अगर और शब्द सबसे जो है आखिरी ना, बात, सुनिए सुनिए, सबसे आप आखिरी सुनिए बात, ना हुसैन जी, आप बहुत देर बोल लिए, आप सुन लीजिए जरा। नहीं, आपने इतना जो आप मेरे बोलने को गिन रही हैं, जो बाकी गेस्ट आते हैं आप तो उनको अरे गिनती भी क्योंकि नहीं कि वो वो कितना फैक्ट्स रख बोलते रहे हैं। हैं, आपकी तो बातों में ही हर जगह पे कॉन्ट्रडिक्टरी रहता अच्छा है ना, ठीक है, तो आप मेरी बोलिए बात ना, से इत्तेफाक फैक्ट्स ना पे करें। बात कीजिए, मैं ठीक है, आपको नहीं आप मेरी बात टोकूंगी, से इत्तेफाक ना फुल करें, फ्लेज सुने सुने, बोलिएगा, बोलिए। अच्छा सुन तो लेना, आप मेरी सुनाइए बात से सुनाइए, भले इत्तेफाक ना फरमाइए, करें, लेकिन मेरी बात कम से कम कंप्लीट होने दो, जो कंप्लीट होने वाली है। करिए मैं कंप्लीट सिर्फ करिए। इसमें ये कहूंगा कि जब तक इसमें इंडियन हुकूमत, इंडिया की एजेंसियां और आपकी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, जब तक वो इसके पीछे ना पाकिस्तान का नाम ले ले, तो ऐसे पाकिस्तान के नाम को बार बार उछालिए मत। अरे सर ये ना दिक्कत है आप लोगों की, मैं बता रही हूँ ना। संजीव जी के पास मैं आऊंगी, एक मिनट, मैं हुसैन जी को जरा इसका जवाब दे दूं। आपने कहा अजहर, हमारे अजहर, तो आप हमारे अजहर को जाकर के जरा बताइएगा कि कितनी भी साजिशें कर ले। और आपने जिक्र किया पासपोर्ट की चेकिंग का, इमिग्रेशन टीम्स का, जांच एजेंसियों का। हमारी जांच एजेंसियों के बराबर आपकी जांच एजेंसियां हो भी नहीं सकती सर, ना आप कभी कंपेयर कर सकते। हमें आपको पता लगना भी चाहिए। आप पीठ पीछे इसी तरीके से साजिश कीजिए और हम ऐसे ही डिफ्यूज करते रहेंगे, ऐसे ही डिफ्यूज होगा सर। रुकिए, संजीव श्रीवास्तव सर से मैं इस पर जानकारी चाहूंगी। सर ये कह रहे हैं कि हमारी इमिग्रेशन टीम जो है उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, शाहीन को पकड़ नहीं पाई, इतने पासपोर्ट थे। तो ये जो साइलेंटली ये जो भिजवा देते हैं, ये जो कहा जाता है कि स्लीपर सिलेक्टिव कर रहे हैं, ये उस पे गए नहीं। मैंने इनसे पूछा कि जो रिसोर्सेज आपके देश में हैं, वो रिसोर्सेज आप लगा रहे आतंकियों को पनपाने में, इन्होंने इस पे जवाब नहीं दिया। गोल मोल घुमा फिरा के इधर उधर आकर के शाहीन पर, हमारी इमिग्रेशन टीम पर, हमारी जांच एजेंसियों पर यहां पर आ गए सर। रितु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि जब पैनल में मैं बैठा हूं तो आप सभी का पहले एक स्टेटमेंट ले लीजिए, उसके बाद फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे तो सर बिल्कुल, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, वरना मैं आपको भी शुरुआत में लेती। जी जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान के जो हमारे गेस्ट बैठे हैं, इनको हमने 2 बार सुन लिया, और मैं उनको पहले रिस्पॉन्ड करने से पहले मैं पहले अपने देश के बारे में बात करना चाहता हूँ। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो तो अभी हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे और करते भी रहते हैं। देखिए रितु जी, अपने क्या है कि अपने देश के अंदर भी इस तरीके के जो नकारात्मक रेडिकल इस्लामिस्ट, नफरत वाली जिहादी सोच रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनका पाया जाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इस तरीके का जो भी नेटवर्क जहां कहीं भी है, जैसा कि ये जो शाहीन नामक जो महिला आतंकी पकड़ी गई है, आरोपी है, और इसके साथ साथ जो अन्य गिरफ्तारियां हुई हैं, इनसे कड़ी तहकीकात होनी चाहिए और इनके साथ किसी भी तरीके की नरमी बरतना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा और इनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, ताकि इस तरीके के जो पोटेंशियल जितने भी ऐसे आतंकी, अतिवादी, रेडिकल इस्लामिस्ट, जिहादी जहां कहीं भी पल रहे हो, जहां कहीं भी जो स्लीपर सेल हो, उनको एक नजीर दे, उनको एक मिसाल दी जाए कि आपने अगर ऐसा किया तो आपका हश्र यही होगा कि जो कि शाहीन का हुआ है। तो ये मैं पहली बात कहना चाहता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो सरकार है, आज का ये जो नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। आतंकवाद को ये नया भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है और ये पाकिस्तान को भी नोट कर लेना चाहिए।
और हुसैन साहब बैठे हुए हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यदि कोई लिंक इस पूरे नेटवर्क के पाकिस्तान में पाए गए तो जाहिर है कि इसका जो जवाब है वो भारत देगा। लेकिन अभी जो तहकीकात है वो जो चल रही है, सर इनके ख्वाजा आसिफ तो पहले ही थर-थर कांप रहे हैं। इनके ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि कभी भी भारत रिटेलिएट कर देगा, बच के रहिएगा साहब, दिवाली हो जाएगी, पाकिस्तान में दिवाली हो जाएगी। रितु जी देखिए, पहले भारत इस तरीके से कोई रिटेलिएशन नहीं करता है। भारत कोई भी रिटेलिएशन जब भी करता है बड़े जिम्मेदार तरीके से करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई घटना हुई हमने अगले दिन रिटेलिएट कर दिया, ऐसा नहीं होता। हमने जो भी कार्रवाइयां की हैं, पहले भी जो कार्रवाइयां की हैं, बिल्कुल तहकीकात करने के बाद सॉलिड एविडेंस बेस्ड कार्रवाइयां की हैं। और यदि ये एविडेंस हमारे देश के अंदर बैठे हुए जो गद्दारों के पास भी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक होगी जैसा कि हमने पाकिस्तान में की थी और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की थी। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई थी वो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नहीं थी, वो आतंक के ठिकानों के खिलाफ। राइटली संजीव जी आपने जो एक बात कही ना, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ना जो नजीर बने और इनके लिए आगे ना एक मैसेज दे कि आगे जब भी कुछ ऐसा ये प्लान करे ना तो इनकी रूह कांपे। ये जरूरी है सर, और ये बहुत जरूरी है। माथुर सर से आवश्यक है। माथुर सर ये जो कहा है ना संजीव जी ने, ये एक लाइन में उन्होंने समेट दिया है। ये कहा है कि इन्हें ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि जब ये इस तरीके से अगर कहीं अजहर की बहन से कोऑर्डिनेट करे, कभी बात भी करे ना, तो इनकी रूह कांपनी चाहिए वापस से, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, कोई भी हो। बिल्कुल 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 ठीक कह रही हैं और मैं पूरी तरह से संजीव जी का बात का समर्थन करता हूं। देखिए, आपको ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि जब तक इनको एग्जेम्पलीफाई करा नहीं जाएगा, ये जो पैसिव एक्सेप्टेंस है, राइट, आप मुझे बताएं कि जो जिस प्रकार की पैसिव एक्सेप्टेंस है कि ये उन्होंने कर दिया और हमने इसका कोई और इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। इसका एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, इमीडिएटली इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी तह तक पहुंचा जाना चाहिए और इनको पहुंच रहे सर, पहुंच रहे हैं, एक करके एक किरदार आ रहा है। यस यस, एक सेकंड और ये जो बात हम कर रहे हैं अभी, आप मुझे बता दें तुफात अल मोमिनात क्या है, कहां से चल रहा है? Right. ये जो मैसेजेस पाकिस्तान से लगातार आ रहे हैं कि हम लेडीज को शामिल करेंगे, जावेद हुसैन साहब इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन ये उनके लोगों के द्वारा कही हुई चीजें हैं कि वहां पर हम महिलाओं को इसमें शामिल कर रहे हैं। एक और बात जो संजीव साहब कह रहे हैं, संजीव जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रेडिकलाइज्ड लोग पाए जा रहे हैं, उस रेडिकलाइजेशन के पीछे भी हालांकि हम लोग अपने आप ढूंढ लेंगे, अपने आप पता लगा लेंगे, इसकी जड़ तक पहुंच के उसकी जड़ को उखाड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके पीछे भी पाकिस्तान की वही डीप रूटेड साजिश है। 1947 से मैं खुल के कह रही हूँ हुसैन जी, इसको चेक करवा लें। मैं कह रही हूँ खुल करके कि हमारी तरफ से जो हमने बख्श दिया, महिला थी इसीलिए किसी ने नहीं चेक किया, महिला होने का फायदा उन्होंने उठाया और वो एक्टिवली यहाँ पर नेक्सस फैलाती रही, ब्रेन वॉश करती रही उन फीमेल्स का। 19 लोगों के नाम सामने आए, स्विच ऑफ है उनके फोन, उसे हम चेक कर लेंगे जावेद सर। लेकिन हमें बताइए कि क्योंकि अब तो नाम भी सामने आ गया है जैश का, अब तो उनकी सिस्टर अजहर का भी नाम आ गया है सामने, आप करवाएंगे चेक? आप हेल्प करिए भारत को, मैं कह रही हूँ आप डंके की चोट पर कि आप बताइए, करवाएंगे चेक, देंगे सहयोग? देखिए चेक आप अपने देश में चेक करवाइए कि जैश की क्या वहां पर किस तरीके से उसके मूवमेंट है, ट्रेस करवाइए सर, एक बार करवा दीजिए जरा अपनी एजेंसियों को कहकर। रितु जी सुन लीजिए आप ही के जवाब का, जो आपका सवाल है उसी का जवाब दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि 2002 में आप गालिबन उस टाइम जर्नलिज्म में नहीं होंगी, आप शायद पढ़ रही होंगी उस वक्त। 2002 की बात है, हमने चाहे वो एलटी है चाहे वो जैश है, उनको स्टेट लेवल पर बैन किया और सिर्फ इनको बैन नहीं किया, बहुत लंबी लिस्ट है जो ऐसे संगठन रहे हमारे मुल्क में। अजहर कहाँ है? मसूद अजहर कहाँ रह रहा है? असल में प्रॉब्लम ये कि मैं बात शुरू करता हूँ तो आप गलत बोलेंगे तो जवाब ना दूं मैं, काउंटर ना करूं मैं, आपको खुला बोलने दूं क्या? गलत फैक्ट्स पर भी आप कह रहे बैन किया है, पाकिस्तान में क्यों है वो? अभी क्यों है? बहावलपुर में क्यों था? वहां पर क्यों था वो जब पहलगाम में अटैक का आपने बदला लिया? आप मेरी बात सुन ले पहले, आप नहीं बताइए, बोलिए आप बात सुन ले। इसी चैनल पे जो है ना वो विवेक भी शो करते हैं, आशीष भी करते हैं, लेकिन वो दूसरे को बोलने का मौका देते हैं, ठीक है, और इसलिए हम बड़े कंफर्टेबल भी रहते हैं। आपसे सिर्फ मेरा छोटा सा गिला, इस पे माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा सा ना अगले बंदे को बात करने दिया करें ताकि अपना पक्ष रख सके।
तो मैं इस पे सिर्फ यही कहूंगा कि हमने सिर्फ यही किया है कि हमने इन पे बैन लगाया, तो इसलिए नहीं लगाया था कि हमें कोई इंडिया से हमदर्दी थी। हमें खुद पता था कि ये तंजीमें जिस रास्ते पे जा रही हैं ये पाकिस्तानी समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये उसके लिए घातक हो सकता है। इन्होंने अपने नाम बदल लिए, इन्होंने ये भी कहा कि जी हम तो इस तरह समाज में वेलफेयर के काम कर रहे हैं। हमने, हमारी एजेंसियों ने उनको भी आइडेंटिफाई किया और जो नाम बदले उन पे भी बैन लगाया। आज आप हाफिज सईद की बात करते हैं तो हाफिज सईद साहब 2019 से वो इंसान जेल में है, उसने कुछ तो गलत किया होगा कि हमारी अदालत ने उसको सजा दी, हमारी जेल के अंदर वो सजा काटा, 7 साल हो गए, मुझे नहीं पता, उसकी बड़ी लंबी सजा है, तो वो कोई आजाद नहीं घूम रहे यहाँ पे। और रही बात जेश की, अब जितनी मर्जी बात कर लें, इनके एक जमाने में जितने सेंटर लाहौर में थे जहां बकौल ये कि ये वेलफेयर के काम करते थे, वो तमाम सेंटर बंद किए जा चुके हैं, ये बिल्कुल बैंड है। अब एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन अगर पाकिस्तान की सरहद से बाहर अपना कहीं कुछ कर रही है, अभी भी नेटवर्क चला रही है, वो हमारी छतर छाया में नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। हाँ, अगर वो हमारे हक में होते, अगर वो हमारे एसेट है, जो आप कहते हैं ना कि एक चीज तो मैं बहुत सुनता हूं इंडियन मीडिया पे कि टू कट इंडिया विद 1000 वाउंड्स, ये एक खुद साख्ता किस्म की थ्योरी इंडिया के अंदर है। पाकिस्तान ने टीटीपी को संभालना है, पाकिस्तान ने बीएलए को संभालना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इंडिया को मजीद ब्लीड करें। माजी में आपने भी किया, आपकी बात कंप्लीट हो गई, अब मैं बोलूं, आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूंगी अब, क्योंकि आपने मुझे कंपेयर कर दिया दूसरे एंकर से। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपने विवेक जी का जिक्र किया। अरे सुनिए तो महाराज, अब कितना बोलेंगे, पूरी डिबेट में आप ही बोलते रहेंगे क्या? तब आप मुझे कंपेयर करेंगे विवेक जी से, आशीष जी से, और विवेक जी है, ऋतु है, तो ऋतु की तरह सवाल पूछेगी, विवेक जी की तरह नहीं पूछेगी। आप ये एक्सपेक्ट मुझसे ना करें पहले तो, ठीक है। और दूसरी बात, आपने कहा कि आपकी जेल में, कौन सी जेल में बंद है बताइए मुझे, बताइए नाम बताइए जेल का। सर मैं देखिए मैडम, वो हमारी जेल में बंद है, अब किस जेल में कौन बंद सी है? जेल सर? जेल का नाम नहीं है क्या कोई? बताइए ना कौन सी जेल। ये आप अपनी एजेंसियों से पता कर लें, ठीक है। मतलब ये फिर मैं वही काउंटर करूंगी तो हमारी एजेंसी आप पता लगाए, और यहाँ पे आप डिबेट में आकर के मुझे कह रहे हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। आप मुझे बताइए ना कौन सी जेल में। हमारी एजेंसी तो बखूबी पता कर रही है और पता भी है उनको कहाँ पे है। कोई जेल आपकी ऐसी बनी नहीं है जहां पे आप जैश को रख पाएंगे, ठीक है। माथुर साहब जवाब देंगे इनका। माथुर सर, शिवदान जी आ रही हूं मैं आपके पास इसके बाद, और संजीव जी। देखिए बिल्कुल साफ बता रहा हूं, मौलाना मसूद अजहर बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं और पूरी ये कह रहे हैं सर जेल में है ना, कोई इसमें संदेह नहीं है, इनके कहने से कुछ नहीं होता है। इनका मादा है क्या उसको जेल में रखने का? कहना भी जो ये कह रहे हैं वो भी इनकी मजबूरी है, और वो मजबूरी क्या है वो भी हम अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर कहीं भी कोई भी आकर के कोई खुले तरीके से, वहां पत्रकारिता का क्या हाल है वो भी हमें पूरी तरह से पता है। देखिए उस बात को हम अगर छोड़ते हैं, पूरी तरीके से मेरे को ये बताएं कि किस प्रकार से ये तोफातुल मोमिनात या ये चीजें क्या हैं, कहां पर हैं, क्या कर रही हैं, क्या पाकिस्तान में ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो उनको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं। ये तमाम बातें ये पाकिस्तान बार बार, एक मिनट ऋतु, एक मिनट, इन्होंने वो 1000 कट्स वाली बात का शुरुआत की थी। अक्सर इस बात का मैं इस्तेमाल करता हूं और ये जानते हैं, ये पॉलिसी दी थी जियाउल हक ने, पॉलिसी कि विल ब्लीड इंडिया में 1000 कट्स। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जाकर के यूएन में कहा था कि वी विल फाइट 1000 ईयर वॉर विद इंडिया। उन्होंने ये कहा था कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन एटम बम बना करके इंडिया को परेशान करेंगे। इनका अभी से नहीं है ऋतु, 1947 से यही बात मैं बार बार कह रहा हूं। 1947 से इनकी मानसिकता जो इनका दिमाग में है वो यही है कि हम हिंदुस्तान को ले लेंगे, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेके हिंदुस्तान, ये तमाम नारे इनको पता है। मैं इनको और बता देना चाहता हूं, और ये बात बिल्कुल साफ है कि जब तक पाकिस्तान में एंटी इंडिया रेटोरिक श्रिल नहीं होगा और जब तक कश्मीर को सेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा, आपको इससे पता पड़ना चाहिए कि जब तालिबान का राज आया 2019 में अफगानिस्तान में, तो इनके एक मिनिस्टर ने टीवी पे जाके कहा था कि तालिबान हमारा राज हम आ गया है, तालिबान हमारे कब्जे में और वो हमें कश्मीर फतेह करके देंगे। इतना ज्यादा मानसिकता में इनके कश्मीर घुसा हुआ है, इतना ज्यादा मानसिकता में इनके एंटी इंडिया रेटोरिक घुसा हुआ है, और इसीलिए भारत का जो एवरी सिंगल एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान से भारत विरोध के लिए होती है, और यही वजह है। ये इनको देखने की जरूरत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर बार मैं यही कहता हूं कि इनको देखने की जरूरत है।
मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि महमूद अजहर को, असद अजहर महमूद को कहां रखा गया है। उसको नाम मात्र के लिए हाउस अरेस्ट के नाम दिखाया हुआ है। अच्छा। और ये भी जो FATF की लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने किया था, मगर उस हाउस अरेस्ट में भी उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसको फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज मिली हुई है, सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध हैं, और उसको पाकिस्तान की सरकार की तरफ से सारी चीजें उपलब्ध हैं, जिसमें कि आराम से वो अपनी नेटवर्क चला रहा है जी। ये बताइए, पाकिस्तान में 11 टेररिस्ट कैंप चल रहे थे जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद किए हैं, उनमें आपके यहाँ फ्री हथियार दिखाए जा रहे हैं, वहां पर खूब हथियारों की ट्रेनिंग की दी जा रही है। क्या किसी सिविलाइज्ड कंट्री में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। इसमें हमारे कंट्री में कोई भी हथियार रखने के लिए लाइसेंस लिया जाता है। क्या आपके देश में ऐसा कोई प्रोसीजर है? हर जगह आपके टेररिस्ट जो है हथियारों के साथ घूम रहे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं हम, हुसैन जी से पूछते हैं, हुसैन जी से पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या हुसैन जी? कोई है वहां पर नियम ऐसे? जी बिल्कुल, जैसे इंडिया में एक पूरा इस तरह का तरीका होता है कि आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो अगर आपका सूबा है वो आपको सूबाई हुकूमत की जानिब से मिलते हैं, और वहां की जो होम मिनिस्ट्री होती है वो आपको इस तरह के लाइसेंस इशू करती है। और अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं जो कि कैपिटल है, वहां से भी जो वहां की मिनिस्ट्री होती है आपको वहां से असले मिल जाएगी। सेम हमारे यहाँ भी यही है। अब रही बात इनकी कि इन्होंने कैंपों की बात की है, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये बता दें वो कैंप कहाँ पर है, कितना काम कर रहे हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि इनके बकौल मई में तो आप लोगों ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया, तो 4 महीनों में ही वो कैंप अरे मई की याद अगर मैंने आपको दिलवा दी ना सर, फिर आप छोड़ के भाग जाएंगे डिबेट। मई की याद अगर मैंने आपको दिला दी ना सर, फिर वापस छोड़ के भाग जाएंगे आप डिबेट। अभी की बात करिए, मई की बात आप मत कीजिए। बात पूरी करना चाहता हूँ। जी शिवदान जी बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बोल रहे थे क्या एक्शन लिया जाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहले ये जो टेररिस्ट जो एक्टिविटी हुई है भारतवर्ष में अभी लाल किले पर, इसके जो लिंक्स मिल रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान ने जानबूझ करके इसको तुर्की में अपने लिंक दिखाए, इसके अफगानिस्तान में लिंक दिखाए, इसलिए कि अरे सर बचना भी तो है ना, आप इनकी मजबूरी समझिए शिवदान सर, कि भारत की तरह डिप्लोमेटिक चीजें थोड़ी जानते हैं, ये यहाँ पे रणनीति थोड़ी जानते हैं, ग्लोबल फोरम इनके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी है। इनको बस ये है कि बैन ना हो जाए, ये उस ग्रे लिस्ट में ना आ जाए सर। ऐसा है, अभी भारत को सबसे पहले FATF के सामने ये पुटअप करना चाहिए कि किस तरह से जो आतंकवादी हमला कराया है, अब दुनिया को ये एड्रेस भी करना चाहिए, चाहे बात UN की हो। संजीव जी आ रही हूँ, हुसैन जी आपसे एक और जवाब है, मेरे को चाहिए मुझे जवाब आज आपसे, आपको छोड़ा नहीं जाएगा सर। आपने पहलगाम का जिक्र किया है, उस पर भी आऊंगी, अभी रुकिए सर, थोड़ी सी तसल्ली। संजीव जी ये बताइएगा कि क्या दुनिया को ये पहल नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तान अगर बात की जाए, भारत तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है पाकिस्तान की। भारत में कैसे अस्थिरता लानी है, कैसे यहाँ पर जो पीस है उसको भंग करना है, ये तो उनकी कहा जाए तो सपनों में भी आता होगा कि कैसे यहाँ पर साजिशें की जाए, कैसे यहाँ पर आतंकियों को भेजा जाए, कैसे स्लीपर मॉड्यूल्स को एक्टिवेट किया जाए, जैसे शाहीन जैसी केसेस है, डॉक्टर्स को कैसे इसमें ट्रैप में फंसाया जाए। लेकिन संजीव जी सबसे बड़ा सवाल तो UN को लेकर के भी होगा ना, UN इसे एड्रेस क्यों नहीं कर रहा है? देखिए रितु जी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी विफलता की राह पर बढ़ रहा है, और वो जो है एक अपने आप को अनुपयोगी, जिसको कहते हैं कि यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर वो स्थापित करता जा रहा है, क्योंकि उसमें रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। और वहां पर जो हायर लेवल की जो राजनीति होती है, जो सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर का जो सिस्टम बना हुआ है, पंच प्रधान P5, ऐसा लगता है कि ये P5 ही दुनिया के ठेकेदार हैं और 6वें 7वें 8वें को कोई स्थान नहीं है। तो जाहिर है कि जब तक ये जो अन्यायपूर्ण वीटो का जो सिस्टम है बना रहेगा, जब तक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रिफॉर्म्स नहीं होते, सिक्योरिटी काउंसिल में सभी जो डिजर्विंग राष्ट्रों को, जाहिर है कि इसमें भारत सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, उसको एक परमानेंट रिप्रेजेंटेशन, परमानेंट सीट नहीं मिलती, तब तक यूनाइटेड नेशंस अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। लेकिन जो आपने दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, मैं उस पर जरूर कहना चाहता हूं कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आतंकवाद के प्रति अप्रोच का प्रश्न है, और विशेष रूप से जो वेस्टर्न कंट्रीज के अप्रोच का प्रश्न है, तो वो उसमें डबल स्टैंडर्ड्स स्पष्ट रूप से दिखते हैं। इसमें दोहरा जो मापदंड दिखता है। अपने देश में यदि कोई 9/11 हो गया तो आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएंगे। अपने देश में कोई आतंकी घटना हो गई तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस है।
लेकिन अगर कहीं और से ये आतंकी घटना हो रही है तो उसमें आपका जो रवैया है वो लचीला हो जाता है। हमने अमेरिका को समय समय पर बार बार इस बात को रिक्वेस्ट किया है, जो भी बातचीत होती है उसमें हम इस बात को उठाते भी हैं कि पाकिस्तान में अनेकों ऐसे भारत में वांछित आतंकी शरण लिए हुए हैं और उनको भारत को हैंड ओवर किया जाना चाहिए। और यही जो मांग है हमने पाकिस्तान को भी की है। और पाकिस्तान जाहिर है कि जब हम कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाइए आप, ओसामा बिन लादेन भूल गए हैं ना, ये अब फिर पहुंच जाते हैं अमेरिका के पास, फिर पहुंच जाते हैं। हाँ, आप बोलिएगा सर, लेकिन मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ सर, चीन के पास पहुंच जाएंगे, फिर ये अमेरिका के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर ये भूल जाते हैं इतिहास के पन्नों में ओसामा बिन लादेन का हाल क्या किया था अमेरिका ने, ऑपरेशन नेपट्यून भूल जाते हैं फिर ये। नहीं, मैं अभी अमेरिका की बात, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो साफ दिखते हैं कि हमने वो जो है अपने राष्ट्र में जो आतंकवाद होता है उसके लिए आप सीरिया पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। अब्बाबाद में आपने सही जिक्र किया, ओसामा बिन लादेन जो दुनिया का सबसे बड़ा जो आतंकी था, सर ये तो कभी याद ही नहीं रख पाएंगे, पाया गया था। हाँ। और सीरिया में अबू बकर अल बगदादी को अमेरिका ने लेकिन अनेक जो भारत में अपराध किए हुए आतंकी हैं जिन्होंने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, दाऊद इब्राहिम हो, और सारे इतने जो बड़े आतंकी हैं ये पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। और इसके ऊपर अमेरिका का जो रुख है वो लचीला दिखाई देता है, उसमें डबल स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं। और ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये आतंकवाद की चुनौती पर मुकाबला करने के लिए जाहिर है कि मैं उसको कमजोर करने का कार्य करते हैं। जो ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म होना चाहिए, जिसमें कि पूरे ग्लोबल स्तर पर जीरो टॉलरेंस का अप्रोच होना चाहिए, वो अप्रोच अमेरिका में नहीं दिखाई देता, वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं दिखाई देता। यदि वो अमेरिका अपने काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के कोऑपरेशन को भारत से गहरा करेगा तो ये मैं मानता हूं कि आतंकवाद की चुनौती पर, आतंकवाद के दानों पर हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के विजय हासिल कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। सर अमेरिका की अगर आप बात करें, अमेरिका वही है ना जो वेनेजुएला को कहा जाए, जब वेनेजुएला की साथ लड़ाई होती है तो किस तरीके से हम जब नार्को टेररिज्म का जिक्र कर देते हैं, वेनेजुएला को उसका गढ़ बताया, और आखिर नज़र किस पर थी, अमेरिका की नज़र क्यों थी वेनेजुएला पर, ये हम देख रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड्स तो है अमेरिका के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। माथुर सर ये बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब मैंने इनसे पूछा कि ये कार्रवाई करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम तो करवा रहे हैं, माकूल तरीके से करवा रहे हैं, एक एक किरदार आएगा सामने, एक एक किरदार को उस हश्र तक पहुंचाया जाएगा, ये क्लियर कहा है गृह मंत्री ने भी और प्रधानमंत्री ने भी। लेकिन ये जब इनसे पूछा गया तो ये कहते हैं कि उनको तो सजा पहले से हो रखी है, सजा याफ्ता है, वो जेल में है। सर फिर क्या टेंशन है सर? फिर तो इन पर सवाल भी उठने चाहिए कि ये बताएं कि जब वो जेल में है तो वहां से ऑपरेट कैसे कर रहा है, सवाल तो इन पर ये भी होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें संदेह नहीं है, कौन कहाँ है ये सब जानते हैं। और किस प्रकार के बयान आ रहे हैं, ये किसने कहा था कि भाई मेरे 14 लोग मर गए और उनको मैं क्यों नहीं मर गया, या इस प्रकार की तमाम चीजें जो है, जो 150 लोगों का जनाजा वहां पर निकला हुआ है, 136 सैनिकों को इन्होंने मरणोपरांत वीरता पदक दिए हुए, सब ये तमाम चीजें पता है। ऋतु मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहता हूँ। जो संजीव जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये वही अमेरिका है, ये वही ट्रंप है जिसने 2018 में ये कहा था कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब पाकिस्तान को दिए हैं और पाकिस्तान ने वो जो एड है उसको टेरर को प्रमोट करने में इस्तेमाल किया है। ये जो अमेरिका का आउटलुक है वो अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना उद्देश्य देख रहा है, उनका अपना एजेंडा है और उनको आज उस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की आवश्यकता है। चाहे वो पासनी का पोर्ट हो या बगराम में उसमें उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई बेस चाहिए अमेरिका को वहां पर, या पाकिस्तान के या बलोचिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चाहिए। ये पाकिस्तान अमेरिका की जरूरत है और ये इन पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान अमेरिका का इस्तेमाल करके और फिर उनको ठोक छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उनका इस्तेमाल किया 20 साल और उसके बाद उसी अमेरिका के ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है और हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने आतंकवाद को बढ़ाने में लगा दिए। इसको ये बात इनको समझने की जरूरत है। और ये अमेरिका इस पाकिस्तान को गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। यह जावेद साहब को मैं आज बता रहा हूं, आने वाला समय देखेगा इसी चैनल पे ऋतु आप ही के साथ बैठ करके हम इस बात को डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे ब्लैक सितंबर रिपीट हो रहा है, कैसे जो जियाउल हक ने जाकर के 27,000 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया था जॉर्डन में, सारी दुनिया जानती है।
तो ये जहां तक सवाल है कि ये इस्लाम और ये और वो, इनको स्वयं समझने की आवश्यकता है कि कैसे ये इस चीज को अपने देश में नकेल डालें, वरना जो TTP कर रहा है वो थोड़े दिनों बाद JEM भी पाकिस्तान में करेगा, LET भी वही करेगा पाकिस्तान में। और इनका मैं यही उनको बताना चाहता हूं, ये समझने की आवश्यकता है। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड सबको पता है। अमेरिका गाजा में कुछ और बात करता है, यूक्रेन में कुछ और बात करता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उसके अपने एजेंडा है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं। और आज की परिस्थिति ऐसी, 1 मिनट और, की परिस्थिति ऐसी है कि अमेरिका का एक बराबर धड़ा उभर करके सामने आ गया है, और अमेरिका को ये इस बात का बहुत ख्याल है कि आने वाले समय में शायद वो नंबर 1 पोजीशन से नीचे की तरफ हो जाए। इसलिए सर, अब इनको ना, क्योंकि पहलगाम की याद बहुत सताती है, ये जो हुसैन जावेद जी है, इसीलिए डरे भी रहते हैं। ख्वाजा आसिफ खुल के हर जगह पे जिक्र भी करता है कि भारत हमला कर देगा, कब जवाब आ जाएगा, ये इंतजार कर रहे हैं सर, और जवाब तो दिया जाएगा। हुसैन जी तैयारी कर लीजिए आप वहां पर, ये भी मैं कह रही हूँ। हुसैन जी साथ ही सवाल, क्योंकि आपने पहलगाम का जिक्र किया, अब मैं जरा आपसे पूछ ही लूं आज क्या है आपके पास, आंकड़ा क्या है? मैं तो पूरे ऑपरेशन सिंदूर का चिट्ठा लेकर बैठी हूं, पूरे फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगी। आप मुझे बताइए आपकी तरफ से कैसे डिफेंड हुआ? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आपकी रिसर्च टीम भी बहुत अच्छी होगी, आपका शो बड़ा अच्छा होता है। हाँ? और फैक्ट्स आपके पास होते हैं। आपके हिसाब से मैं एक ही लाइन ऐड करूंगा, जहां आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, और जैसे जनरल साहब ने भी कितने इंस्टॉलेशन हिट हुए हैं, आपने कितने किए हैं यहाँ पे? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। जैसे आपके साथ जनरल साहब को भी जोड़ लीजिए, अमेरिका के हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा, मैं हैरान हूँ कि अमेरिका के हवाले से इंडिया में इतनी हाहाकार होती है, लेकिन ये तो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, आपके साथ एटॉमिक मुआहदा भी किया था, सब कुछ था। आज पता नहीं वो दोस्त नहीं रहा, क्योंकि और इन सवालों का जवाब पता है क्या? आप सिर्फ ये पाकिस्तान से दोस्ती की बात जब आती है ना, तो सर समझ में नहीं आती है थोड़ी सी, ये हमारे पल्ले पड़ता नहीं है सर। जवाब पाकिस्तान जब दोस्ती की बात करता है ना सर, इसे डिप्लोमेसी कहते हैं, इसे डिप्लोमेसी का टर्म्स कहते हैं। अमेरिका के साथ दोस्ती है, रूस के साथ दोस्ती है, कैसी है, कैसे रिश्ते हैं, ये आप हमें नहीं समझाएंगे सर। और पहली बात, नहीं सुनिए, बताइए। एक तो आप जवाब नहीं देती, बोलिए जवाब। एक लाइन का जवाब है सिर्फ, सही दीजिएगा तो मैं रुकूंगी, सही दीजिए जवाब। अच्छा, एक लाइन सुन ले, उसके बाद बेशक रोक दीजिए, एक लाइन सुन ले, बोलिए आप भी, और मैं जवाब। जी, आप लोग सिर्फ ना अमेरिकन कांग्रेस की कल की रिपोर्ट पढ़ लें, जिसमें कहा गया है कि मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पे लीड मिली, बस। अब अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में नहीं बनी है। अमेरिकी कांग्रेस एक बहुत बड़ा फोरम है, दैट्स इट। रितु, पाकिस्तान और भारत की जंग में किसको लीड मिली, ये अमेरिका की कांग्रेस को कैसे पता पड़ेगा? इनको नहीं मालूम ना, उनसे जानकारी ले लेते हैं, अमेरिका को फोन मिलाते हैं। अमेरिका ने तो पता नहीं क्या क्या कह रखा है। प्लीज माथुर सर, इनकी मजबूरी है सर, इनको कंप्लीट करने दीजिए पहले, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा इन्हें। इनको जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि इनके पास तो कोई डिटेल नहीं रहती है। फोन करते हैं ये, चीन को फोन लगाते हैं, उसके बाद फोन लगाते हैं अमेरिका को कि अब फंस गए हैं, क्या करे, बचा लो, भारत हमें छोड़ेगा नहीं, है ना हुसैन जी? बस असल में बात पता है कि रितु जी, मैं तो ना अब आदी हो गई कि मुझे अपनी बात इस शो में एक लाइन में करनी पड़ेगी। तो बोलिए, पूरी बात बोलिए। माथुर सर करेक्ट कर रहे थे ना, देखिए माथुर सर ने जो किया वो मैं करती हूँ, क्योंकि यही होता है, आप गलत बोलते जाएंगे तो थोड़ी सुनते जाएगा कोई। देखिए, माथुर साहब से बात चलती रहती है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आज से नहीं, बहुत से शोज में उनके साथ बात होती, ठीक है, इट्स ओके। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इंडियंस को एक बात समझनी चाहिए कि सारी दुनिया का नाम इंडिया नहीं है, इंडिया दुनिया में है। दुनिया पाकिस्तान इंडिया के हिसाब से चीजें नहीं देखती। पाकिस्तान भी याद रखें कि पाकिस्तान भी दुनिया में है, और दुनिया अब जान गई है, उसका जो क्लियर कट एक्सपोजर है ना वो हो चुका है। पाकिस्तान इसी दुनिया में है, और पाकिस्तान जिस तरीके से चाह रहा है ना, और एक समय आएगा पाकिस्तान खुद ही अपने आप को खोखला कर रहा है, खुद ही खत्म कर लेगा। सुनिए अब सुनिए, पूरी डिबेट में आप थोड़ी बोलते रहेंगे। अब सुनिए शिवदान सर भी करें, आप मुझे इस तरह मत रोका करें। देखिए मैं कुछ, अरे तो सर पॉइंट लाइए ना, कुछ कंटेंट लाइए ना, डिबेट में आते हैं तो कुछ पॉइंट बोलते नहीं है। आप बताइए जयेश कौन से जेल में, बताइए कौन से जेल बताया था? दिल्ली से नहीं मिलेगा कंटेंट, वही होगा जो मेरा अपना होगा, मैंने अपनी बात ही करनी है। बोलिए। कंटेंट का दबाव मुझ पे मत डालिए। मैं सिर्फ यही कहूंगा
रूस अपने हिसाब से सोचेगा, अमेरिका अपने हिसाब से सोचेगा, चाइना अपने हिसाब से सोचेगा। इंडिया की इंफॉर्मेशन के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर उनको डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। दुनिया की आवाज सुने कि दुनिया क्या देख रही है। डिपेंड कौन करवा रहा है सर? डिपेंड कौन करवा रहा है? दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड तो आपको ये आपके यहाँ पे इस तरीके की पढ़ाई हो रही होगी सर, या तो आपको ऐसी तालीम दी जा रही होगी सर। ऐसे भारत में तो पढ़ाई नहीं होती है, भारत में तो रिश्ते देखे जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है हमारा दोस्त, अभी भी दोस्त है, रूस हमारा अभी भी दोस्त है। आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पढ़ते हैं ना सर, पढ़िए ना एक बार अमेरिका के साथ किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं, हाउडी मोदी जो शो होता है आपने सुना है सर? उधर देखिएगा वहां पर किस तरीके से गूंज रहती है। शिवदान सर नहीं मिल रहे, वैसे आप ट्रम्प से नहीं मिल रहे। अरे सुनिए सर, अब बहुत बोल ली है आप, अब शिवदान सर बोलेंगे। शिवदान सर, आपने ये बोला है हुसैन साहब ने कि अमेरिका की जो कांग्रेस में ये बोला गया है कि पाकिस्तान ने जंग जीती है। मैं पहले प्रूफ बता दूं आपको कि सन 65 में हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी। उसके बाद सीज़फायर हुआ, उसको वापस आई। 71 में आपके 93,000 सोल्जर्स हमारी जेल में रहे 3 साल तक। मैंने खुद जेलों में जाके देखा, पाकिस्तानी सैनिक बंद थे जिनमें। ठीक है, ये इसका आप डिनाई कर सकते हैं? आपके देश के 2 हिस्से, सर ये किसी चीज को ना डिनाई करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं। प्रॉब्लम तो यही है, यही तो समस्या है इनकी। ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना वर्क करेंगे, ये सिर्फ ऐसी गीदड़ भपकियां देंगे। सर दिक्कत यही है। संजीव जी आप अपना आखिरी टेक बताइएगा, आखिरी रिएक्शन इस पर, क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ हम लोग दोस्त थे पहले, रूस के साथ हम दोस्त थे, लेकिन हम पॉइंट पॉइंट पर हम दुश्मनी बना रहे हैं। सर ये तो समझ ही नहीं पाएंगे ना, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, ग्लोबल अफेयर्स, इनके पल्ले कहाँ पड़ेगा सर? ये तो आतंकी पैदा कर रहे हैं ना, इनको थोड़ी समझ आएगी ये सारी चीजों को। देखिए रितु जी, अब भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो संबंध हैं, उसका जो आधार है, उसकी जो नींव है, बहुत गहरी है, मजबूत है। ये विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। और इसमें इसको हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और उस पार्टनरशिप में यदि काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर कोऑपरेशन और अधिक गहरा होता है, और तो ये अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा, भारत के लिए भी अच्छा होगा, और आतंकवाद की चुनौती पर विजय पाने के लिए भी अच्छा होगा। और मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान में आतंकवाद के ठिकाने ध्वस्त होते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि ये जो और इस बात को इंश्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान की भी है, भारत की भी है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी है। इस बात को हमें करना होगा, लेकिन उसमें थोड़ी कमी दिखाई देती है। एक जो कमजोर उसका पहलू दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका के कई वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से उसके डबल स्टैंडर्ड्स उभर के सामने आ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अपने एक मिनट आप अपने देश में अगर कोई हमला हो गया तो वहां पे कहीं भी आप पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि कहीं आपके क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत में अगर कोई आतंकी घटना हुई है, उसके जो मास्टरमाइंड कहीं छुपे हुए हैं पाकिस्तान में, तो उसके खिलाफ आप ज्यादा कुछ नहीं करते। तो ये जो पूरी सिचुएशन है उसको बदलना होगा। अमेरिका को रियलाइज करना होगा कि अमेरिका के ऊपर ही विश्व का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, और वो जो आतंकी हमला है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनकी दिक्कत यही है, क्योंकि ये जो है ना, ये सोचते हैं कि जो ये कर रहे हैं ये सबसे बेहतरीन चीज कर रहे हैं, लेकिन ये कश्मीर राग गाते गाते ना ये देख नहीं पा रहे कि अपने मुल्क को खत्म कर रहे हैं, अपनी आवाम को खत्म कर रहे हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया इस डिबेट में, इस डिस्कशन में। और ऐसे में देखिए, ये जो सवाल है 10 बजे का, ये सवाल यही है कि ऐसे शाहीन और ये जो तमाम नाम महिलाओं के सामने आ रहे हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का सामने आ रहा है, कानपुर कनेक्शन सामने आ रहा है, ये अब रिसर्च का काम है। और हमारी इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये बेहतरीन अब काम कर रही है और लगा रही है पता उन हर एक किरदार का जो कि इसमें संलिप्त है, और सजा उन्हें माकूल तरीके से दी जाएगी। आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए शुक्रिया, और फिलहाल इस बुलेटिन में ही इतना ही।